दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल अफजल एलएलबी को और दबाइए बेल आइकॉन अपडेट हर नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दहेज हत्या की कि दहेज हत्या के केस के मामले में पुलिस और कोर्ट किस तरह से कार्रवाई करते हैं। ऐसे मामले में अभियुक्त किस तरह से अपनी जमानत करा पाता है या फिर जमानत होती है या फिर नहीं होती है, कैसे होती है और कहाँ से होती है, वो सारा कुछ बताऊंगा। और इस मामले में अगर आरोपी पर आरोप साबित होता है तो उसे कितनी सज़ा मिल सकती है, ये सारा कुछ इस वीडियो में आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दहेज हत्या होती क्या है। तो इस चीज़ को आसान भाषा में समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि दहेज के लिए हत्या कर देना, दहेज की डिमांड पूरी ना होने पर हत्या कर देना दहेज हत्या कहलाती है। तो अमूमन ये देखा गया है कि जब भी मान लीजिए कि किसी की कोई शादी हुई और 3-4 साल, 4 साल, 5 साल गुजर गए और अचानक पत्नी की कोई असामान्य स्थिति में, असाधारण स्थिति में और उसकी कोई मृत्यु वगैरह हो जाती है, तो ज़्यादातर मायके वालों की तरफ से भले ही कोई दहेज की डिमांड ना की गई हो, लेकिन फिर भी वो इसी तरह की रिपोर्ट लिखाते हैं कि उन्होंने दहेज के लिए उन्हें हत्या कर दी। दहेज की पहले डिमांड करते थे, दहेज की डिमांड पूरी ना होने पर उन्होंने हत्या कर दी। तो ऐसे मामले में जनरली, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हत्या की गई, डिमांड की गई, नहीं की गई, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पर ये देखा जाता है कि हत्या हुई है, असाधारण स्थिति में हुई है, तो यहाँ पर जो मायके वाले होते हैं वो अमूमन इस तरह की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि डिमांड की गई, डिमांड पूरी ना होने पर इन्होंने हत्या कर दी। तो उस मामले में जो थाना प्रभारी है वो आईपीसी की धारा 498, 304 बी और डीपी एक्ट की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज होता है और पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट करती है। और यहाँ पर ये देखने वाली बात होती है कि अगर शादी के 7 वर्ष के दौरान इस तरह की घटना हुई है तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग, अगर मामला इस तरह का पाया जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन में ऐसे कोई एविडेंस मिलते हैं कि जिससे ये पता चलता हो कि इसकी हत्या दहेज हत्या के रूप में हुई है, दहेज की डिमांड हुई थी, या ऐसा कोई केस पहले चला था और बाद में असाधारण इसकी मृत्यु हुई है, और एविडेंस पुलिस को अगर मिलते हैं, इन्वेस्टिगेटर जो विवेचक होता है उसको ऐसे गवाह वगैरह मिलते हैं, तो पुलिस अपनी फाइनल रिपोर्ट के रूप में कोर्ट में चार्जशीट लगाती है इन्हीं सेक्शनों में। लेकिन अगर शादी के 7 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है और पत्नी की असाधारण मृत्यु हुई है, जबकि पत्नी के मायके वालों ने दहेज हत्या का केस दर्ज कराया है, तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में इसको आईपीसी की धारा 302 के तहत में भी हो सकता है, 302 और 120 बी के तहत कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी। ये चीज़ समझ लीजिए। अगर 7 वर्ष से अधिक का समय हो रहा है, उससे पहले कोई केस नहीं चला है, कोई डिमांड नहीं हुई है और पत्नी असाधारण मृत्यु होती है उसकी, तो ऐसे मामले में 302 का मामला माना जाता है। इन दोनों ही कंडीशनों में, चाहे 302 हो या फिर 304 बी हो, दोनों ही कंडीशनों में जो भी एक्यूज्ड होते हैं उनको पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करती है, जहाँ पर जेल का वारंट बनता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। बात करते हैं जमानत की। तो देखिए, अगर एफआईआर हुई है और आपको गिरफ्तार करके मान लीजिए कि जेल में डाल दिया, तो ज़मानत का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले, क्योंकि चार्जशीट नहीं आई है, तो सबसे पहले तो आप लोअर कोर्ट में ज़मानत डालेंगे, वहाँ से आपको खारिज करानी है और ख़ारिज कराने के बाद आपको जिला जज के यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा कर के आपको बेल एप्लीकेशन डालनी है और आपको जो भी आधार है जिससे कि आप खुद का बचाव कर सकें, वो आपको आधार उसमें इन्वॉल्व करना है। एग्जाम्पल के तौर पे कि आप उस समय कहाँ थे, उससे संबंधित कोई दस्तावेज आप लगा दें या फिर कोई ऐसा रीज़न दें जिससे कि ये पता चले कि उसकी हत्या किस वजह से हुई है। जैसे कि मान लीजिए कि उसको वो फांसी लगा के मरी है, तो आपने फांसी लगाई है या फिर उसने खुद लगाई है या फिर वो उन छत से कूद कर मरी है, तो वो तो यही करेंगे ना कि इन्होंने धक्का दे के मार दिया। तो आपको ये उसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसने अगर इस तरह की हत्या की है या फिर ऐसी हत्या हुई है तो उसके पीछे रीज़न आपका है या फिर उसने ऐसा खुद किया है। तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 2-3 साल पहले ऐसी एप्लीकेशन दी थी कि आपकी पत्नी आए दिन आपको, आपके परिवार से, आपसे जो है मिसबिहेवियर करती है, गलत बर्ताव रखती है, गाली गलौज करती है और आपको जान से मारने की धमकी देती है, आपको जेल भेजवाने की धमकी देती है, या फिर आपने इस तरह की कोई रिपोर्ट दर्ज कराई हो कि वो आए दिन छत से कूदने को भागती है, बिजली का तार पकड़ने के लिए दौड़ती है,
खुद की सुसाइड करने की कोशिश करती है ताकि वो आपको सज़ा करा सके सिर्फ बेवकूफ़ी की वजह से। तो ऐसे मामले में अगर आपने कोई भी एसएसपी को किसी थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई हो या फिर ऐसी कोई आपने रजिस्ट्री की हो एसएसपी को, एसपी को, तो वो भी आप उसकी कॉपी अगर आपके पास है तो वो आप रख सकते हैं कि आज से 2 साल पहले भी जमानत एप्लीकेशन के साथ, जो बेल एप्लीकेशन है उसके साथ में आप उसको रख सकते हैं कि आपने इस संबंध में पहले भी एप्लीकेशन दी थी कि उस समय आपकी पत्नी इस तरह की हरकत करती थी और ये उसने खुद किया है। इस चीज़ को आप एज ए सुसाइड दिखा सकते हैं कि वो आपसे अपनी बेवकूफ़ी की वजह से आपको सिर्फ परेशान तंग करना चाहती थी, इसलिए सिर्फ इसलिए उसने ऐसी हरकत की है। तो उस संबंध में अपना आप आधार रख सकते हैं बेल एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पर अगर जज इस चीज़ को समझता है, आपके आधार को से वो कन्वेंस हो जाता है और वो समझ में आ जाती है उसके कि हाँ भाई ये भी एक रीज़न हो सकता है, इन्होंने इस तरह की पहले भी शिकायत की है, तो मे भी हो सकता है कि वो आपको ज़मानत दे दे। लेकिन अगर आप ऐसा कोई आधार नहीं रखते, भले ही आप ये कहें कि हमने कोई डिमांड नहीं की या फिर हमने कोई दहेज नहीं मांगा, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। आपको ये बताना पड़ेगा कि वो हत्या आपने की है या फिर उसने खुद की है, और उसने वो खुद की है तो वो क्यों की है, उसका आपको एक रीज़न देना पड़ेगा। यहाँ पर जो जमानत प्रार्थना पत्र में आप जो भी आधार दे रहे हैं, अगर उससे जिला जज सेटिस्फाई हो पाता है, वो उसका विवेक अगर चाहता है कि आपको ज़मानत दे दी जाए तो वो ज़मानत दे देगा। अगर वाई दबे मान लीजिए कि वो आपकी बात से कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं है, अगर उसको लगता है कि ये ज़मानत के लिए आधार नहीं हो सकता, तो उस मामले में वो आपकी ज़मानत खारिज कर सकता है, निरस्त कर सकता है। तो उस मामले में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से आप अपनी ज़मानत करा सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और फाइल आपकी कमिट हो चुकी है जिला जज के यहाँ पर, तो फिर आपको लोअर कोर्ट से बेल एप्लीकेशन खारिज कराने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जिला जज के यहाँ पर बेल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर बेल आपकी एक्सेप्ट होती है तो वेरी गुड, अगर एक्सेप्ट नहीं होती तो निरस्त होती है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से आप अपनी बेल करा सकते हैं। ये तरीका है। बात करते हैं पनिशमेंट की कि अगर इसमें आरोपी पर आरोप साबित होता है तो उसे कितना पनिशमेंट मिलेगा। तो देखिए, अगर कोई भी आज एफआईआर दर्ज हो रही है तो 2 महीने, 1 महीने, 4 महीने, 6 महीने तो कोर्ट में चार्जशीट लगती है। और अगर एक्यूज्ड अपनी ज़मानत मान लीजिए कि यहाँ से खारिज हो गई और हाई कोर्ट से आपने अपनी ज़मानत करा ली, तो उसके बाद चार्ज बनता है, सारे आरोपी जाते हैं। उसके बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है, यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन और री एग्ज़ामिनेशन होता है। जो भी गवाह वगैरह होते हैं, जो भी एविडेंस वगैरह होते हैं वो प्रस्तुत होते हैं। उसके बाद 313 का बयान होता है। जो भी अभियुक्त होते हैं उनको बताया जाता है कि आपके अगेंस्ट ये एविडेंस मिले हैं और आपके ख़िलाफ़ गवाह ये गवाही दे रहे हैं, अब आपको क्या कहना है। तो अगर वो अपना जुर्म स्वीकार करता है तो फाइल को जजमेंट में लगा दिया जाता है। लेकिन अगर वो डिफेंस एविडेंस रखना चाहता है, अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहता है, तो उस मामले में फ़ाइल को डिफेंस एविडेंस में लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर फिर जो है डिफेंस एविडेंस की तरफ से, डिफेंस की तरफ से जो अभियुक्त पक्ष है उसकी तरफ से कोर्ट में एविडेंस प्रस्तुत होता है, उसकी तरफ से गवाह प्रस्तुत होते हैं और उनका एग्ज़ामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन, री एग्ज़ामिनेशन होता है। उसके बाद आर्गूमेंट होता है, उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट होता है और फाइल जजमेंट में जाती है। तो ये एक लंबा प्रोसीजर, ऐसा नहीं कि आज कोई एफआईआर दर्ज हुई तो 3-4 महीने के अंदर उसको पनिशमेंट मिल जाएगी, उसको सज़ा हो जाएगी। इस तरह के प्रोसीजर के लिए कम से कम 4 या 5 साल तक का समय लग सकता है। आज का जो समय देखा जाए तो 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई घटना घटी या कोई भी एफआईआर दर्ज हुई तो आपको तुरंत पनिशमेंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। शुरुआत में पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, आप ज़मानत कराते हैं, ज़मानत कराने के बाद आप फ्री हो जाते हैं, फिर आप अपना केस फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। अगर आप पे आरोप साबित होता है एटलीस्ट लास्ट में, तो 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सज़ा है। लेकिन अगर आप पर आरोप साबित नहीं हो पाता है, भले ही आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, लेकिन अगर आप पे आरोप साबित नहीं हो पा रहा है तो उस मामले में आप बाइज्जत बरी हो सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, इस तरह से केस की कार्रवाई होती है दहेज हत्या के मामले में। और बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो मैं वीडियो में आपको नहीं बता सकता। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।